कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, दैट इज पेपर नंबर 2। आपको पता है आपके सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स है टोटल? ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। नाम बता सकते हो? बोलो जल्दी से। ग्रुप 1 में कौन कौन सा है? अकाउंट्स, देन लॉ, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। 4 सब्जेक्ट, टोटल वेटेज 400। पासिंग के लिए हमारा तो टारगेट ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी ज़िंदगी में पेसिमिस्टिक होना भी पड़ता है ना। सो 200 आउट ऑफ 400। इंडिविजुअल सब्जेक्ट कितना चाहिए? 40। अभी मुझे बताइए, जैसे कि आप लोगों ने अभी सीए फाउंडेशन क्रैक किया है, आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी, हर एक सब्जेक्ट में 60-70 मार्क्स नहीं आ पाते, करेक्ट और नॉट? एक सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है, एक सब्जेक्ट थोड़ा लाइटली हो सकता है। मतलब आप चारों सब्जेक्ट में 70-80 मार्क्स अगर टारगेट कर रहे हो, देन एटलीस्ट आपको दिन के 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जो आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 2 सब्जेक्ट, कोई भी, अभी ये 2 सब्जेक्ट आज आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके 60-70 रेंज में आ जाने चाहिए, 2 सब्जेक्ट मिनिमम, सो दैट आपको 200 मार्क्स की चिंता ना रहे, एग्रीगेट निकल जाएगा फिर। एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो बट ऑब्वियसली 40+ तो चाहिए, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। सो अभी नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये 60-70 मार्क्स कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे इजीली आ सकते? वैसे आ तो सकते हैं सभी सब्जेक्ट में, अपने भी स्टूडेंट्स में ऐसे 1-2 स्टूडेंट्स है जिनको 8 सब्जेक्ट में 70+ है, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसे कौन से सब्जेक्ट होते हैं कि जहां पे 60-70 स्कोर आ सकता है इजीली, मतलब इनपुट कम आउटपुट ज्यादा? क्या लगता है आपको? अकाउंट्स तो आपने ऑलरेडी फील कर लिया है, जितना पढ़ते हो उतना अच्छे से अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह होगा, एग्जाम अपेयर करते हो तो 60-70 मार्क्स आराम से आ जाते। सेम इज विथ इंटरमीडिएट। अकाउंट्स में यू कैन ऑलवेज गो फॉर 60-80 मार्क्स। दूसरा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन अदर देन लॉ। कॉस्टिंग एक ये बहुत भयंकर सब्जेक्ट है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत करना पड़ता है, जो आज के ज़माने में थोड़ा सा शॉर्टेज होता है। एंड ऊपर से जिस टाइम पे आप दिन भर 8-8 घंटे पढ़ाई करते हो, इतना ज़्यादा इफेक्टिव हमारा दिमाग नहीं चल पाता। एंड दूसरी चीज़, कॉस्टिंग सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है, जैसे कि आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ना, आई थिंक 400 पेजेस का मॉड्यूल होगा ना सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का, तो कॉस्टिंग का मॉड्यूल होगा आपका 700-800 पेजेस का, एंड इवन टैक्स का तो उससे भी ज़्यादा है। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, मतलब इनपुट कम एंड आउटपुट ज़्यादा, तो वो है लॉ सब्जेक्ट, दैट इज लॉ, जिसमें एफर्ट्स कम लीजिए लेकिन आपको 60 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मतलब थोड़ा भी अगर आपने अच्छे से जितने भी इंस्ट्रक्शन में बोलता हूं उसको फॉलो कर लिया, 60 मार्क्स के लिए कोई भी टेंशन नहीं होगा। 90 मार्क्स लाने के लिए कुछ और ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन 60 मार्क्स आप आराम से अकाउंट्स एंड लॉ सब्जेक्ट में ला सकते हो डेफिनेटली। ओके, सो ये कमिंग बैक टू द टॉपिक, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो क्या है ये सब्जेक्ट? ये कॉर्पोरेट मतलब क्या होगा एंड अदर लॉज मतलब क्या होगा? लेट अस चेक द सिलेबस। आपको पता है कोई आप में से ऐसे कोई महान व्यक्ति है क्या कि जिसने एडवांस में मॉड्यूल वगैरह एटलीस्ट इंडेक्स वगैरह पढ़ के आया है? इंडेक्स पढ़ के आए हो? बताइए क्या है फिर सिलेबस में? वाह वाह वाह, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, देन और 2 बचे, चलो मैं बोल देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड, मतलब जो बचपन में सीखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वही है क्या फिर से? तो सबसे पहला है आपका कंपनी एक्ट। पता है आपको कितने मार्क्स के लिए है? 60 मार्क्स के लिए है, फिक्स वेटेज, ऊपर नीचे नहीं होता, फिक्स वेटेज। एंड 40 मार्क के लिए क्या है पता है क्या? अदर लॉज। उसमें क्या आएंगे? टोटल 4 चीजें आती। कितनी चीजें? 4। पहला है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, उसमें से सिर्फ एक पोर्शन, आपने एक पार्ट पढ़ा, उसको छोड़ के उसके आगे वाले भी सेक्शन की सीरीज है, तो उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सिलेबस देखने के टाइम पे तो हम एक्चुअल में देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।
इंडेमनिटी समझता है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। किसी का नुकसान हुआ, उसको वो नुकसान कंपेंसेट करना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ऐसे सारे डिस्कशन कहाँ पे होगा? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा। उसके बाद और क्या है? यू राइटली सेड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। जैसे कि आप सभी लोगों ने अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, एंड चेक क्या होता है ये तो आपको बचपन से पता ही होगा। बहुत सारे चेक आपने दिए होंगे किसी ना किसी को, तो स्कूल की फीस हो, कॉलेज की फीस हो, क्लास की फीस हो, या पापा ने बोला होगा ना जा इसको चेक दे के, ऐसे जो भी है। सो चेक भी आपने देखा होगा, इट इज नथिंग बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और क्या है इसके अलावा? दो खतरनाक एक्ट है, पहले दिन ही आपको बोल देता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इस ये चीज को ऑप्शन में छोड़ते। कौन सा है? तूने सही बोला था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एक मैंने अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे से फाउंडेशन पढ़ चुके हो लॉ, उसमें एक चीज मैं हमेशा बोलता था, स्पेशल कंडीशन विल प्रिवेल ओवर जनरल कंडीशन, या फिर स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? अग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सेबल होना चाहिए, बन गया वो कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? लेकिन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में शादी करना एक दूसरे के साथ, इट इज ऑल्सो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं किसी से शादी करूंगा तो उसको पैसे देता हूं, एंड सामने वाले पार्टी से भी पैसे लेता हूं क्या? तो उसमें कंसिडरेशन क्या है? इट इज नॉट स्टेटेड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज स्टेटेड इन द मैरिज रिलेटेड एक्ट। अगर आप हिंदू हो देन हिंदू मैरिज एक्ट इज एप्लीकेबल टू यू। तो ऐसे यहां पे जनरल चीजें कहां पे बोली गई है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एंड स्पेशल चीजें कहां पे बोली गई है? अगर आप हिंदू हो, हिंदू मैरिज एक्ट। आपका अलग रिलीजन है तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेक योर लॉ। तो क्या बोला मैंने? स्पेशल प्रोविजन विल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन। ये किसने बताया? मैं मन का बोल रहा हूं क्या? नहीं, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, लॉ को पढ़ते कैसा है। एंड जनरल क्लॉज एक्ट, अभी व्हाट इज सेक्शन, व्हाट इज सबसेक्शन, व्हाट इज प्रोविजन, व्हाट इज प्रोविजो, प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइडेड दैट, ये सारे वर्ड्स देखते हैं ना हम टेक्निकल हमेशा सारे एक्ट्स में। तो ये कहां से आए? किसने बताया कि ऐसे ही ड्राफ्टिंग करना है? तो ये जनरल क्लॉज एक्ट ने बताया है। तो ऐसे सारी सिचुएशन हम कवर करेंगे, जनरल क्लॉज एक्ट एंड बोलो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सो 40 मार्क के लिए होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अभी इसमें से ये दोनों को अगर कंबाइन में बोलूं तो लगभग 20-25 मार्क का सिलेबस आ जाता है, एंड यहां पे 10 से 15 मार्क्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर अगर हमें 100 में से, जैसे कि आपने बोला कि 60-70 स्कोर करना है, तो हम कैसे करें स्कोर? मतलब सिर्फ हम 60 आउट ऑफ 60 कॉर्पोरेट लॉ फुल फाड़ू तरीके से पढ़ाई करके जाएंगे, 60 आउट ऑफ 60 खत्म, ऐसे करें क्या? सबसे पहले जब कभी भी हमारी जिंदगी में कुछ भी टारगेट होता है तो हमें समझना पड़ता है कि हमारी फाइट किससे होने वाली है। तो आपको समझना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न। आपका एग्जाम पैटर्न फॉर योर CF फाउंडेशन लॉ एंड BCR सब्जेक्ट कैसे था बताइए? 100 मार्क का बाइफर्केशन क्या था? 60 मार्क्स लॉ, 40 मार्क्स BCR, करेक्ट। उसके बाद में MCQ था क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसमें पूरा राइटिंग करना था ना। अकाउंट्स एंड लॉ पेपर पूरा राइटिंग वाला था। एंड उसके बाद में मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्या था? 100 मार्क्स MCQ प्लस निगेटिव मार्किंग, उसमें भी कितना था? 0.25, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? ये सारी चीजें डे 1 पे अगर क्लियर हो ना तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पूरा क्लास खत्म हो गया एंड उनको पता ही नहीं है कि पेपर में MCQ भी आते हैं, ऐसे होता है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न है 70-30। मतलब ये अभी जो न्यू सिलेबस है, अभी आपका जो इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस है, अभी ये आई थिंक आपको पता होगा कि IPCC का अभी ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है मई महीने में। तो उसके बाद में तो सारे स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस में आ जाएंगे। सो 3-4 ईयर्स बैक उस जमाने तक 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था, लेकिन इंस्टीट्यूट चाहती है
कि आप में से जो नौजवान है जो रट्टा बहुत अच्छे से मारते हैं वो 100 में से आराम से 60-70 मार्क आराम से ला सकते हैं, जिनको रट्टा मारना पसंद है। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या चाहती है? अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करना। क्यों? बाद में रियल लाइफ के आप सिनेरियो कैसे डील करोगे? समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए इंस्टीट्यूट ने 70-30 पैटर्न अभी बनाया है, जहां पे 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है आपके एंड 30 मार्क्स ये है एमसीक्यू। सर एक बहुत ही ज्वलनशील सवाल है मन में, 30 मार्क्स के लिए निगेटिव मार्किंग है क्या? डोंट वरी, इंस्टीट्यूट नोज, भले ही आपको एमसीक्यू पूछा फिर भी आपको आएंगे तो नहीं, बिकॉज वो आईसीआई के एमसीक्यू है। डिफिकल्ट तो होंगे ना, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो जाएगा वो? नहीं, डिफिकल्ट होते वो। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो 30 मार्क्स है, प्लस पॉइंट क्या है हमारे लिए? निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप पूरा ठोक के आ सकते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसे ABCD खेल के आ सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अप्लाई किया ना तो 30 में से आराम से 20 नंबर आ जाएंगे। कमिंग बैक टू अवर फर्स्ट मोटिव टू स्कोर 60-70 प्लस मार्क्स इन लॉ सब्जेक्ट, कैसे लाएंगे? कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा ना। अगर आप CA बन रहे हो तो आप एक दिमाग में चीज डाल देना, आप आपके क्लाइंट को गाइड करने वाले हो। जिस टाइम पे हम किसी को भी गाइड करते हैं, हम उसको सॉल्यूशन कैसे देते? सबसे पहला सवाल पूछते हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम। दूसरा सवाल पूछते हैं ठीक है, इफ दिस इज अ प्रॉब्लम देन दिस इज अ सॉल्यूशन। अभी ये सॉल्यूशन कैसे आएगा? एक हमें पाथ डिसाइड करना पड़ता है, एक प्रोसेस डिसाइड करना पड़ता है, सो दैट हम हमारा टारगेट अचीव कर सके। करेक्ट और नॉट? सो इसीलिए अगर हमारा टारगेट है, अगर ये हमारे सामने प्रॉब्लम है 70-30, 100 मार्क्स, 70 डिस्क्रिप्टिव एंड 30 मार्क्स एमसीक्यू, इसको टैकल कैसे करें टू स्कोर 60-70 प्लस मार्क्स? अगर आप डेडिकेशन देने के लिए रेडी हो, इवन यू कैन स्कोर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 90 प्लस स्कोर भी आ चुका है। अपने क्लास का टॉपर आई थिंक 87 मार्क्स आए हैं लॉ में, आदित्य कामगर, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। सो उसको भी बहुत सारा स्कोर आ चुका है। क्यों आया है? उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अभी ये स्ट्रैटेजी हमने ऑडिट में भी सीखा था ना, जितने भी लोग ऑडिट पढ़ते हैं। ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये डे 1 पे नहीं होता है एंड एंड के डे पे भी नहीं होता, ये डे 1 पे भी होता है एंड थ्रू आउट द अपनी जो जर्नी होती है, थ्रू आउट अवर जर्नी हम प्लानिंग करते हैं। तो आज हमें प्लान करना है 60-70 मार्क्स कैसे टारगेट करना है। अभी उसके लिए आपके सामने प्रॉब्लम तो है 70-30। इसमें से अभी एक चीज समझ लो, डिस्क्रिप्टिव यानी कि क्या? जैसे कि आपने CA फाउंडेशन में ऑलरेडी फेस कर लिया है, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम। वन इज डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको प्रोविजन पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली आंसर देना है। आई थिंक वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के आपके एग्जाम में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, इवन कंपनीज एक्ट के भी। दूसरा टाइप होता है केस स्टडी पैटर्न। अभी सर क्या इसमें एक फिक्स्ड वेटेज होगा क्या, कि मतलब 70 में से 35 डायरेक्ट क्वेश्चन, 35 केस स्टडी? नहीं होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कुछ भी हो सकता है। सो यहां पे डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव प्लस यहां पे ऐसे लिखता हूं केस स्टडी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी जिस टाइम पे केस स्टडी आता है, प्लीज मुझे बताइए आपको ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है या कम पढ़ाई करना पड़ता है? मतलब अगर मान लीजिए 70 मार्क का पूरा पेपर, 70 मार्क का पूरा पेपर अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा या केस स्टडी में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? अभी जितने भी लोगों ने लॉ की प्रैक्टिस की थी, नोट्स की, वो लोग ये फील कर पाएंगे। वहां पे हमने क्या देखा था, केस स्टडी में पहले तो आपको प्रोविजन पता होना चाहिए, उसके बाद में वो प्रोविजन अप्लाई करने का दिमाग भी आपके पास होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सामने होता है, हमें प्रोविजन भी पता है लेकिन हम लिंक ही नहीं कर पाते। अरे ये क्वेश्चन का ये प्रोविजन था, बाद में अपना दोस्त बताता है अपने को एंड हम बोलते अरे वाह कितने बड़े गधे हैं हम, 4 मार्क का ऐसे ही डोनेट करके आए मार्क्स। करेक्ट? यानी कि यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट प्रोविजन एंड केस स्टडी को क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा। प्लीज टेल मी वन थिंग, इंटरलिंक करने के लिए आपको रट्टा इज इनफ और डू यू नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी? तो हमारा सबसे पहला फोकस क्लास में होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी आप बोलोगे नहीं सर हमने फाउंडेशन में लॉ पूरा रट लिया एंड हम पास हो गए, लकी थे, अभी नहीं रहोगे।
अभी आप थोड़े बड़े बन गए ना, पहले आप छोटे बच्चे थे, अभी आप बड़े बन गए। पहले इतना सा था सीए फाउंडेशन, अभी ये इतना है, एंड सीए फाइनल और एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रटना सफिशिएंट होगा क्या? नहीं होगा। ये आपने मैथ्स में भी फील किया होगा ना, सिर्फ फॉर्मूला जितने भी बच्चों ने रटे उनको एग्जाम के टाइम पे 2 घंटे में फॉर्मूला तो याद आए, लेकिन एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाए। करेक्ट? तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारा होगा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में अब ये जो एमसीक्यू होता है ये कैसे होगा सर? क्या इसमें भी केस स्टडी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन होगा? यस। आपको ऐसे पूरा केस बना के दिया जाएगा। XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी एंड उस कंपनी में ऐसे 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 हुआ है, एक 10-15 लाइन का पूरा पैसेज दिया जाएगा। जैसे आपको वो इंग्लिश में होता है ना, इतना पैसेज होता है, आपको क्रंच करना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे क्रंच नहीं करना है, आपको उस केस को पढ़ना है एंड आपको कंपनीज एक्ट का आपका नॉलेज अप्लाई करके उसके नीचे 4 MCQ आएंगे या फिर 2 MCQ आएंगे, उसको आपको सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे भी MCQ में भी आपको केस स्टडी एज वेल एज डायरेक्ट MCQ दोनों भी आएगा। यानी कि आपको मैं सिर्फ इतनी ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ रटना इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू। आप सीए फाउंडेशन क्लियर हो गए, वेरी गुड, भूल जाइए, अभी आप आगे आ चुके हो। अभी आपको जो हम बोलेंगे वही आपको करना है। प्लीज डू नॉट अप्लाई योर माइंड। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, देन इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर के बाद क्या होता है, पेपर में क्या होता है वो हमें ज्यादा पता होगा ना। आप तो पहली बार दोगे ना जिंदगी में, या आपको भी देना है सर 4-5 बार देखते सर 4-5 बार, ऐसा नहीं करना है ना, एक बार में खत्म करना है ना। इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस विच वी आर टेलिंग। उसके बाद में सर क्लास का फ्लो क्या होगा, कैसे आप पढ़ाओगे? सर आज आप 7:30 बजे लेने वाले थे, आप आज 8 बजे शुरू किया। डोंट वरी, मैं यहाँ पे 7 बजे ही आ चुका था। स्टूडेंट्स पहले दिन लेट आते हैं, इसलिए मैं क्लास में लेट एंट्री किया। अदरवाइज दो स्टूडेंट्स जो मेरे बाकी के क्लास में आते हैं उनको पता है मैं हमेशा टाइम में ही होता हूँ, भले सुबह 5 का लेक्चर हो, 7 का लेक्चर हो या रात के 11 का लेक्चर हो, मैं क्लास में रहूँगा। आप रहोगे या नहीं रहोगे, आइदर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होगा या फिर मैं पुणे में ही नहीं रहूँगा, देन ओनली ये प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज क्लास विल स्टार्ट शार्प एट 7:30। मैं आपको पहले दिन ही बोलता हूँ क्लास हमेशा टाइम पे ही शुरू होगा, टाइम पे ही खत्म होगा। एंड उसमें एक आपको थोड़ा सा लाइट थिंग भी बोल देता हूँ, अगर कोई बस वगैरह से स्टूडेंट आ रहा है, डोंट वरी, मैं आपको डांटूंगा नहीं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई करो उस रीजन को कि सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है, बस मिली नहीं थी, देन इट इज ओके। मैं क्या आपके मतलब गला नहीं दबाने वाला, मैं आपका, डरो मत मुझसे, राक्षस नहीं हूं मैं, सिर्फ इतना ही समझ लो। लेकिन ये बस का बहाना लेके अगर आप बहानेबाजी करते हो, क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी 5 साल बस से ट्रैवल किया है, 5:45 से पुणे में बसेस शुरू हो जाती है, 5:45 AM। सो 1-2 दिन ओके, लेकिन हर दिन इट इज नॉट ओके, फिर मैं डांटूंगा, चलेगा ना? लेट अस चेक फ्लो ऑफ द क्लास, किस प्रकार से हम ये पूरे कोर्स को पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स होगा, सिंस दिस इज अ वेरी क्या बोल सकते हैं, सबसे स्मॉल सब्जेक्ट है, स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स। हमारा पूरा सब्जेक्ट 2.5 मंथ्स में खत्म हो जाएगा, जितना भी पूरा भी 100 मार्क का सिलेबस है पूरा, अलॉन्ग विद द रिविजन। सो सबसे पहले ड्यूरिंग द क्लास हमारा टारगेट होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, पूरा कॉन्सेप्चुअल, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सर तो सर फिर हमें एग्जाम में याद नहीं आएगा, फिर कंसेप्ट याद रहेगा लेकिन सर हम लिख नहीं पाएंगे। डोंट वरी, क्लास में पूरा राइटिंग प्रैक्टिस होगा आधा टाइम, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, जितना आज पढ़ लिया, जितना आज लिखने वाले, उतना आज रिवाइज भी करेंगे। सो कॉन्सेप्ट प्लस राइटिंग प्रैक्टिस प्लस डेली रिवीजन, जितना भी पढ़ा है, जितना भी आज पढ़ा है, या फिर टॉपिक वाइज क्यूमुलेटिव रिवीजन भी करते हैं। अभी ऑडिट के स्टूडेंट्स को पता होगा ये कि जितना आज पढ़ा उतना आज रिवीजन, जितना 2-3 दिन बाद एक छोटा सा टॉपिक वगैरह कवर हुआ फिर से उसका रिवीजन। सो क्यूमुलेटिव रिवीजन मैनर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। सर इतना ज्यादा रिवीजन की क्यों जरूरत है, क्या लगता है आपको, क्यों जरूरत होती है रे रिवीजन की? आप तो अभी सीए फाउंडेशन हो चुके हो ना, आपको पता होगा ना रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है। आप तो नए नए नहीं हो अभी सीए में, रिवीजन लगती है भाई। रिवीजन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है तो एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाते हम, या लिख पाते हो आप?
आपने न जाने कितनी बार रिवाइज किया होगा फाउंडेशन का लॉ, लॉ होने दो या मैथ्स होने दो इवन, करेक्ट और नॉट। तो इसीलिए ड्यूरिंग द क्लासेस हमारा टारगेट क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस एंड उसके बाद में रेगुलर रिवीजन। आफ्टर क्लास क्या होगा, आफ्टर क्लास होगा आपका होमवर्क। सर वो कैसे होगा, राइटिंग वाला। मैं ओरल एग्जाम पे भरोसा नहीं रखता, क्योंकि हमारा बाद में का जो एग्जाम होने वाला है वो कैसे होगा, राइटिंग में एग्जाम है या ओरल एग्जाम है, बाद में राइटिंग में है। सो डेली होमवर्क जो भी होगा वो होगा राइटिंग वाला होमवर्क। उसके बाद में जैसे हमारा एक एक टॉपिक खत्म होगा, वैसे हम क्लास में ही मैं आपको प्री डिसाइडेड डेट बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन के बाद ये टॉपिक खत्म होने वाला है, तो उस टॉपिक का आपको यू हैव टू गो फॉर द टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास में ही इटसेल्फ उसको डिस्कस भी कर देंगे। सो टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा। सर 2.5 महीने खत्म हो गए, एक ग्रुप खत्म हो गया, दूसरा भी ग्रुप खत्म हो गया, सर अभी उसके बाद आप हमें भूल जाओगे? नहीं नहीं नहीं, बिफोर एग्जाम फिर से एक बार आपका 10 से 15 दिन का रिवीजन बैच ले लूंगा। सर फीस भरने की जरूरत है? नो, उसी में ही सब कुछ, बिफोर एग्जाम भी आपका पूरा रिवीजन। सर अमेंडमेंट्स के बारे में क्या होगा? अभी अमेंडमेंट्स साल में 2 बार नोटिफाई होते हैं, अक्टूबर महीने में एंड आई थिंक जनवरी और फरवरी महीने में। मतलब जनवरी फरवरी फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मे एंड सितंबर महीना फॉर द मंथ अटेम्प्ट ऑफ नवंबर। सो जिस टाइम पे नोटिफाई होते हैं, सो आप अभी 3 महीने में कर रहे हो ना, उसके बाद में 6 महीने में बहुत सारे नोटिफिकेशन आ सकते हैं, सिंस लॉ में हमेशा अमेंडमेंट्स होते। सो उस सारे अमेंडमेंट का भी एक लेक्चर ले लेंगे, लेकिन कब? एंड में। अभी बोल सकता हूं क्या फ्यूचर में क्या अमेंडमेंट होगा? पहले गवर्नमेंट को अमेंडमेंट तो करने दो, उसके बाद में आईसीआई डिसाइड करता है कि फॉर एग्जांपल 50 अमेंडमेंट्स अगर हो चुकी है लॉ में, तो सारी अमेंडमेंट्स अप्लाई नहीं होती। अपने सिलेबस में आउट ऑफ 50 में भी 40 अमेंडमेंट्स ही अप्लाई हो सकती है। इट डिपेंड्स। सो आईसीआई नोटिफाई करने के बाद में हम उसका लेक्चर भी कंडक्ट कर लेंगे। सर हमें उस टाइम पे घर जाना है, हम यहाँ पे नहीं आएंगे, डोंट वरी, यूट्यूब पे देख लेना, चलेगा ना उतना। अगर यहाँ पे बाद में पढ़ाई करने के टाइम पे इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, डोंट वरी, ओके। उसके बाद में मैंने रिवीजन लेक्चर भी बोला, एंड उसके बाद में सर हमें कुछ डाउट वगैरह आया, तो सिंस दिस इज योर फेस टू फेस बैच, यू आर सपोज टू आस्क मी द डाउट्स आफ्टर द क्लास इटसेल्फ। अभी वर्चुअल क्लासेस थे लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड-19, देन व्हाट्सएप खेलना इट वाज ओके, लेकिन आज के ज़माने में व्हाट्सएप खेलना इज नॉट ओके। सो जो कुछ भी डाउट है आपका, लॉ के रिलेटेड हो या दूसरे सब्जेक्ट का रिलेटेड हो या फिर ओवरऑल पढ़ाई के रिलेटेड हो, बाकी के डाउट्स मुझे मत पूछना, वो आपके फ्रेंड्स को पूछना। सो वो सारे डाउट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्लास आप पूछ सकते हो। मैं यहाँ सुबह 6:30 बजे आता हूँ, ऑलमोस्ट रात को 10 बजे तक रहता ही हूँ, बीच में सिर्फ जिम को जाता हूँ। सो ड्यूरिंग दिस टाइम आप यू कैन ऑलवेज कम फॉरवर्ड। समझ में आया पूरा? तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शंस क्या है सर क्लासेस की? सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शन जिंदगी की, क्लास को डेली आइए। अभी ये इंस्ट्रक्शन देने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन सीए फाउंडेशन होने के बाद दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस नाम का एक राक्षस आने का चांस होता है। मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतने मार्क्स आए, तो हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ना रखे, मेहनत जैसे आपने फाउंडेशन में किया था उसी शिद्दत के साथ यू आर सपोज टू डू हार्ड वर्क फॉर योर इंटरमीडिएट कोर्स, सो दैट आपकी आर्टिकलशिप की जर्नी इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो जाए। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को शायद पता होगा, सीए का हर महीने का वैल्यू कितना होता है? मिनिमम साइड 50,000 रुपीज पर मंथ इनिशियल लेवल पे, कंसिडरिंग द मार्केट सैलरी रेट राइट नाउ कितना मिलता है? 50,000। अगर आप एक अटेम्प्ट लूज करते हो तो कितना गया? 6 महीना गया। 6 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू 3 लाख। सो अगर आप बहुत अमीर हो, ठीक है पढ़ाई मत करो, क्लासेस को मत आओ, 3 लाख रुपीज आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, करेक्ट। इसीलिए जो है वो अभी पूरा खुन्नस निकालो पढ़ाई में। जितना मेहनत आपने सोचा था कि मैं करूंगा सीए में जाके, बहुत कसमें वादे करते बच्चे, सर बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ,
12-15 घंटे लगा दूंगा सर, सीए बनना ही है मुझे, ऐसे बहुत कुछ भी फेंकते। लेकिन जिस टाइम पे सिलेबस शुरू हो जाता है उस टाइम पे पूरी हवा निकल जाती है बुक्स देख के। तो ऐसे प्लीज मत कीजिएगा। जैसे डे 1 पे आपका इंथुजियाज्म है ना, बट ऑब्वियसली आई नो कि ये पूरा स्ट्रगल वाला पीरियड होता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच ईजी फॉर यू। डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, डेफिनेटली नींद आएगी, डेफिनेटली भूख लगेगी, दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे आना है। समझ में आया क्या? कुछ भी हो जाए, बीमार हो, हाँ अभी कोविड का थोड़ा सा रिस्क है तो सिर्फ बीमार हो तो अलाउ कर देता हूँ, अदरवाइज सिर्फ हेडेक है फिर भी आइए, क्लास में सोइएगा, मतलब मेरे क्लास में तो मैं अलाउ कर दूंगा, यहाँ पे सोइएगा। क्यों? कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा, आधा अधूरा तो सही, इट इज बेटर देन नथिंग। इसीलिए जैसे एंथुजियाज्म से डे 1 पे आए हो, पूरा 6 महीने का जो जर्नी है पूरा अच्छे से आप उसको करना। उसके बाद में आपको जैसे कि पता है 5 बजे आपका क्लास छूट जाएगा, 5 या 6 बजे मैक्सिमम। उसके बाद में क्या करना है? सो यहाँ पे अपनी क्लासरूम में ही आप पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हो, सब्जेक्ट टू 1 कंडीशन, जो मैं आपको डे 1 पे ही बोल देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, आपको फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन मतलब लेक्चर देखना है वो देखिए, जो पढ़ाई के रिलेटेड है इट इज़ ओके, लेकिन फ़ोन पे बात कर रहे हो या फिर मला चहा प्यावंसं वाटतं, ए चल ना रे, चल जरा चहा पिऊन येऊया आपण, मतलब खुद को अगर चाय का ब्रेक लेना है, वॉशरूम जाना है, ए चल ना मला वॉशरूम ला ली, चल तू पण चल जरा, ऐसे प्लीज मत कीजिए। ये जो जर्नी है ना, ये ग्रुप स्टडी जर्नी नहीं हो पाती। सीए की जर्नी हमेशा सिंगल करना पड़ता है। समझ में आया क्या? आपको पढ़ना है, आपको पेपर देना है। आपका दोस्त ने अच्छे से पढ़ा तो वो आपके लिए पेपर देने के लिए तो नहीं आ सकता। उसको अच्छे से फॉर्मूला आ रहे हैं, उसको सारी जर्नल एंट्रीज आ रही है, अरे गधे तू तेरा देखना पहले। समझ में आया क्या? इसलिए ये जर्नी पूरा सिंगल कीजिए। सर ऐसे नहीं सर, फ्रेंडशिप ब्रेक क्यों करते हो हमारी? नहीं, फ्रेंडशिप अलग लेवल पे। हमेशा आपने सुना होगा ना, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग रखिएगा। सुना तो होगा, आपने महसूस कभी नहीं किया है, लेकिन सुना तो होगा टीवी में, घर वालों से। ऐसे क्यों बोलते फिर? आप फ्रेंडशिप की जगह रखना। संडे के लिए घूमने जा रहे हो, जाइए ना, अभी वहां पे जाके जर्नल एंट्री डिस्कस मत कीजिएगा, वहां पे एंजॉय कीजिएगा। दैट इज योर मी मोमेंट बोलते ना। सो एंजॉय करिएगा, लेकिन जिस टाइम पे पढ़ रहे हो उस टाइम पे अननेसेसरी दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हर एक स्टूडेंट का स्पीड अलग अलग होता है। मैं अगर अकाउंट्स में माहिर हूं तो शायद दूसरा स्टूडेंट अकाउंट्स में नहीं होगा उतना, उसका लॉ शायद अच्छा होगा, किसी और का कॉस्टिंग अच्छा होगा। सो स्पीड हमेशा हर एक सब्जेक्ट का अलग होता है। कुछ बच्चों को 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, कुछ बच्चों की सेम पढ़ाई 2 घंटे में खत्म हो जाती है। सो ग्रास्पिंग भी अलग होता है, स्पीड अलग होता है, उसके बाद इंटरेस्ट अलग होता है हर एक सब्जेक्ट में। तो ये सारे नॉनसेंस चीजें अगर मुझे यहाँ पे दिखी, देन आई विल नॉट अलाउ यू टू सिट आफ्टर 5 PM। एंड मार्क माई वर्ड्स, जितने भी स्टूडेंट्स ने आज तक मेरे गाइडेंस में पढ़ाई किया है, उनके स्कोर आप क्लास के बाद में डिस्कस कर लेना, जो मेरे गाइडेंस में पढ़ते हैं। मेरे गाइडेंस में मतलब बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं सिर्फ मॉनिटर करूंगा कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो। एंड ये जो रियल जो मेहनत करेगा ना, उसको सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो ज़्यादा समझता होगा ना आपसे, अदर देन सब्जेक्ट ऑल्सो, करेक्ट और नॉट? इसीलिए जो भी इंस्ट्रक्शन मैं क्लास में देता हूं उसको फॉलो करिएगा, सिंसियर एफर्ट दीजिएगा। आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आ चुके हो एंड आपने एक लेवल भी क्लियर कर लिया है, सो प्रोफेशनल रहिएगा। अननेसेसरी हाथ में हाथ डाल के घूमिएगा मत यहाँ से, तो ऐसे तमाचा दूंगा, मतलब ऐसे नहीं करूंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी स्टूडेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाता है, उसको लगता है मैं ही भगवान हूं। सर को क्या समझता है? सर पागल है, सर ने दुनिया देखी नहीं है, सर को फड़के वड़के अलावा कुछ पता नहीं है जिंदगी का। जो सब कुछ जिंदगी में सहा है, देखा है, वो सिर्फ मैंने ही किया है। ऐसे हर एक स्टूडेंट को लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी आंखें ये सीसीटीवी कैमरे की तरह होती है, कौन क्या करता है, किसके साथ क्या करता है, कब करता है, सब कुछ दिखता है। सब कुछ सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं, कुछ बताते नहीं आपको। हम एक दूसरे के साथ डिस्कस भी नहीं करते फैकल्टी, लेकिन जिस टाइम पे यहाँ तक आ जाएगा ना, उस टाइम पे फिर आपकी बैंड बज जाएगी।
आप यहाँ पे 400-500 स्टूडेंट्स की क्लासरूम में नहीं आए हो, सो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखेगा। आप 20-40 स्टूडेंट की पर्सनल अटेंशन वाली बैच में आए हो तो उसका फायदा उठाइएगा। ये चीज किसी को मिलती नहीं है जो आपको मिल रही है। यहाँ पे टीचर्स आर सो मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, दे आर रेडी टू पुट इन एफर्ट्स। सो प्लीज आप भी उसको सीरियसली लीजिएगा। ओके सर, क्या क्या लाना पड़ेगा? एक लाना पड़ेगा नोटबुक। आप क्या बोलते हैं उसको? कुछ बच्चे कॉपी भी बोलते हैं। आई डोंट नो कि ये कॉपी क्यों बोलते हैं उसको, ऐसे इंग्लिश में कॉपी बोलते हैं उसको, नोटबुक को। अच्छा, मैं बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर भी देखता हूँ ना, तो उसमें भी बोलते हैं ब्रिंग वन कॉपी, तो आई डोंट नो व्हाट इज कॉपी। एनीवेज, सो एक नोटबुक कीजिएगा फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। दूसरा है, आपको ये पता होगा ना अभी ब्लैक बॉल पेन, सो गलती से भी ब्लू अभी से ही बंद कर देना ब्लू पेन। क्यों? आदत हो जाएगी आपको पेन से। पेन से आदत कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आया होगा। अभी जो पेन के साथ आपने रिवीजन किया होगा, राइटिंग प्रैक्टिस किया होगा फाउंडेशन में, वही पेन आप एग्जाम में जब जाते हो तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। ये आपने फील किया होगा कि नहीं? सो इसलिए ब्लैक बॉल पेन, जो भी ब्रांड का, अभी ब्रांड नहीं बोलूंगा मैं, वो आप डिसाइड कर लेना। उसके बाद में हाइलाइटर लाइएगा एंड 2 कलर पेन लाइएगा। ये क्यों? उसका बोलता हूँ रीजन। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सिंपल नोट्स। व्हाट इज सिंपल नोट्स? मेरे जो हैंड रिटन शॉर्ट समरी नोट्स है उसको अभी मैंने टाइप करके ले लिया है। आई जस्ट शो यू। ये देखिएगा, दीज आर द सिंपल नोट्स। ओके, दिख रहा है ना? तो ये ऑलरेडी आपको लेक्चर के पहले ही आपको प्रिंट मिल जाएगी। तो आपको हाइलाइटर वगैरह जितना भी ड्राइंग वगैरह करना है तो उसके ऊपर आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ा है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये देखिए इतना स्पेस भी यहाँ पे रखा है, ये वाला स्पेस। सर ये क्यों रखा है? जय माता दी लिखने के लिए, भगवान का नाम लिखने के लिए नहीं। जो एग्जाम्पल देता हूँ मैं नाम क्लास में, या फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलता हूँ, या फिर आपको कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो आपको वहां पे हमेशा आपका पेन शुरू रखना है, बंद नहीं करना है। समझ में आया क्या? ऐसा हर एक स्टूडेंट को ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग सकता है, किसी को एक पॉइंट लगे, किसी को दूसरा पॉइंट लगे, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। इसलिए आपके लिए स्पेस छोड़ दिया है। ये पूरे कॉर्पोरेट एंड अदर अलाइड लॉज का पूरा ऐसे आपको सिंपल नोट्स भी दे दूंगा। इसके बाद में क्लास में एवरीडे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगा, एवरी डे। अभी आज नहीं होगा क्योंकि आज उतना कंटेंट कवर नहीं होगा, लेकिन क्लास में जैसे ही हमारा मेन सिलेबस शुरू होगा, आपका क्या शुरू हो जाएगा? राइटिंग प्रैक्टिस, जो आपको बड़ी शिद्दत के साथ करना है। समझ में आया क्या? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सो मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है क्या? सबको नाम तो पता होगा ना? पता है क्या? व्हाट इज माय नेम? ओके, वेरी गुड। व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन? CA, MCOM, MA इकोनॉमिक्स एंड अभी LLB थर्ड ईयर। एंड मुझे कल ही एक गुड न्यूज़ मिली है कि थर्ड ईयर की भी मेरी एग्ज़ाम MCQ ही होगी। कॉलेज ने बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है मुझे, सो मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा था। फर्स्ट ईयर में पूरा राइटिंग दिया, सेकेंड ईयर में पूरा MCQ दिया, अभी थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमिस्टर भी पूरा MCQ होगा। सो लेट्स होप कि सेकेंड सेमिस्टर भी पूरा MCQ में चला जाए। रीज़न आप सभी लोगों को पता ही है। Okay, anyways, now let us come to the topic. Need for this particular subject. कौन सा सब्जेक्ट है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। क्या है इस सब्जेक्ट की जरूरत? बोलो ना। आपको बोलने का मौका दिया है, कब से प्रवचन में ही कर रहा था। कंप्लायंसेस, ओके। कुछ और? बोलो बोलो, या फिर किसी को उठाऊं मैं? सॉरी, स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क। कुछ और? अरे बोलो ना। जैसे अकाउंट्स आपको पता है ना क्यों होता है जिंदगी में?
अकाउंटिंग करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए। बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन समझ में आए, इसलिए क्या सब्जेक्ट है, अकाउंट सब्जेक्ट है। एंड बाद में उस अकाउंट्स का क्या होगा, ऑडिट भी होगा, सो दैट सारे शेयर होल्डर्स को सही डेटा मिले, करेक्ट। कॉस्टिंग क्यों होता है पता है सर, मतलब ये इंटरमीडिएट पढ़ ही क्यों रहे, चलो आप यही बता देना। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट नहीं था, मैथ्स खत्म हो चुका है, आप उससे आगे आ चुके हो। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को होगा शायद मैथमेटिक्स पसंद, लेकिन 90% स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद नहीं होता, सीए फाउंडेशन वाला। हाँ, 10th में तो सबको स्कोर 100 में से 99, 98, 100 आउट ऑफ 100, लेकिन यहाँ पे पूरा समझ में आ जाता है कि आपको कितना स्कोर आता है। एनीवेज, सो कॉस्टिंग सब्जेक्ट क्या है, इट टॉक्स अबाउट कॉस्ट पर यूनिट। अगर ये बॉटल बनाया है कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, सो 1 रुपए का प्लास्टिक यूज हुआ है। उसके बाद पानी का अगर कॉस्ट 2-3 रुपए रहेगा, उसके बाद वो ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, सो टोटल कॉस्ट अगर 10 रुपए इज द सेलिंग प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस में भी 6 और 7 रुपीज, सो 3 रुपीज का प्रॉफिट। सो ये सारा कैलकुलेशन, ये तो बहुत ईजी लैंग्वेज में बोल दिया, बहुत ईजी लैंग्वेज में बोल दिया। जस्ट इमेजिन, ये बहुत डिटेल में देखना है आपको, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो कितना डिटेल में होगा, बराबर। ये है कॉस्टिंग। टैक्सेशन तो आपको पता ही हो, नाम में ही है टैक्सेशन। आप पैसा कमाते हो तो मुझे मतलब गवर्नमेंट, मेरे मन में लड्डू फूटेगा, पैसा तू कमाएगा एंड मैं क्या कमाऊं, चल टैक्स दे। टैक्स क्यों दे, सो दैट, मतलब ऑन पेपर, सो दैट मैं लोगों का भला कर सकूं। मैं गवर्नमेंट हूं ना, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पब्लिक के लिए काम करना, सो उसके लिए रेवेन्यू चाहिए। सो रेवेन्यू लॉ, टैक्सेशन यानी कि क्या, रेवेन्यू लॉ, उसमें आपको 2 पार्ट है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। अभी ग्रुप 2 में कौन कौन से, एडवांस अकाउंट, इट इज एक्सटेंशन ऑफ द अकाउंट सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। सो अभी फाइनेंस के रिलेटेड है, इतना ही समझ लो, अभी के लिए उतना काफी है। सिर्फ आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, वो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू आपको था ना मैथमेटिक्स में, ईएमआई कैलकुलेट वगैरह करना, उसके रिलेटेड ऐसे समझ लो अभी के लिए। उसके बाद ऑडिट सब्जेक्ट है, ऑडिट यानी कि चेकिंग करना, जो कुछ भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया गया है, वो कंपनी का चेकिंग करके लेना सीए से, सीए उसके ऊपर सिग्नेचर देगा, सिंपल लैंग्वेज में। एंड लास्ट में है कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट ईआईएस, एंड लास्ट पार्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आई थिंक स्वॉट एनालिसिस वगैरह आपको था क्या फाउंडेशन में। सो स्वॉट एनालिसिस इज नथिंग बट अ स्ट्रैटेजी, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी ही है स्वॉट एनालिसिस। आपके स्ट्रेंथ्स पता कीजिए एंड वीकनेस के ऊपर काम कीजिए एंड थ्रेट्स को अवॉइड कीजिए, ये सारी चीजें। सो आते हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट, यानी कि कौन सा, लॉ। क्या है इस सब्जेक्ट की जरूरत, चलो एक स्टोरी बताता हूं, छोटी सी स्टोरी, स्मॉल एंड शॉर्ट स्टोरी। एक सोल प्रोपराइटर बिजनेसमैन है, एक कौन है, सोल प्रोपराइटर बिजनेसमैन। सोल प्रोपराइटर बिजनेसमैन इज डूइंग अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग। कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग का, गुड्स बाय करना, गुड्स सेल करना। इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, परचेस, सेल्स एंड इन्वेंट्री, बराबर। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक इन स्टॉक आउट, दैट्स इट। ट्रेडिंग का बिजनेस है ना, WIP वगैरह थोड़ी ना आएगा। उसके बाद में ये बिजनेस कौन सा है, सोल प्रोपराइटरी, अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ मतलब जो इंडिया में पूरे 1200-1500 एक्ट से पूरे कंसिडर करके आप इंडिया में कहीं भी सोल प्रोपराइटरी बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको सिर्फ आज के जमाने में 2021 में यू जस्ट नीड उद्योग आधार कार्ड। क्या लगता है, उद्योग आधार कार्ड। ये जो आपका आधार कार्ड है ना, उसी नंबर से आपको उद्योग आधार कार्ड मिल जाता है, नेट पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है। दैट्स इट, इतना ही प्रोसेस करना है, 5 मिनट का प्रोसेस होता है, एक आपके पास वो उद्योग आधार कार्ड आ जाएगा आपके ईमेल पे, हो गया। आपको और ज्यादा अच्छे से बिजनेस करना है, मान लीजिए आपने चाय की टपरी शुरू कर दी, यानी कि फूड बिजनेस शुरू कर दिया। फूड बिजनेस के लिए सिर्फ उद्योग आधार कार्ड इज नॉट सफिशिएंट, उसके लिए फूड लाइसेंस फ्रॉम FSSAI, फूड लाइसेंस चाहिए। उसके उद्योग आधार कार्ड प्लस फूड लाइसेंस। अभी आपका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, बिजनेस छोटा था अभी एक्सपांड हो रहा है। सो आपने क्या किया, एक दोस्त को भी ले लिया, चल भाई पार्टनरशिप करते हैं। सो पार्टनरशिप, पहले थे आप एक, अभी आप बन गए 2, एक दूसरे के लिए बिजनेस करेंगे दोनों साथ में।
ये क्या हुआ, ये कौन से प्रकार का बिजनेस हुआ, ये सारी चीजें आपको पता है। पार्टनरशिप बिजनेस, सिर्फ उद्योग आधार कार्ड इज सफिशिएंट? नो। एक सिखाया ना एक्ट आपने, पार्टनरशिप एक्ट। सो अगर आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप करनी है, अगर आपको बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो करना है, देन यू नीड टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म। कहां से रजिस्टर कर लोगे? ROF, रजिस्टर ऑफ फर्म्स के साथ, करेक्ट। अभी आपका बिजनेस ग्रो हो गया, अभी 10 लाख रुपए वगैरह टर्नओवर हो गया, अभी आपको आपके बिजनेस को और बड़ा करना है। चलो एक काम कीजिए, फिर बैंक से लोन लीजिए, हो जाएगा। इज इट सफिशिएंट? बैंक से लोन, बैंक ने लोन आपको दे भी दिया, एक लेवल पे आपने ग्रो किया, आपका टर्नओवर हो गया मान लीजिए 1-2 करोड़, एंड ऐसे बहुत सारे सालों से आप मेहनत कर रहे थे, टर्नओवर ग्रो होते गया, नेट प्रॉफिट ग्रो होते गया, आपका पार्टनरशिप बिजनेस फला फूला बहुत बढ़ गया। लेकिन उसके बाद में आपने एक सीरियल देखा, स्कैम 1992, एंड उसमें आपने एक वर्ड सुना, कंपनी। ये कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है, मार्केट से यानी जनरल इन्वेस्टर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट योर पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। तो अभी लेटेस्ट से आपने एक कंपनी फॉर्म की, ABC। अभी आपको पता ही है ना ये सारी चीजें, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक, थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज है, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो। सो आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। अभी उस कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की वजह से आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ incorporating a company is you can bring investment. सी धंधा करना है ना, धंधा इन्वेस्टमेंट पे चलता है। मैं 100 रुपया लगाऊंगा, भले ही मेरा रेट ऑफ रिटर्न 100% है, मतलब मैंने कितना पैसा कमाया, 100 रुपये प्लस 100 रुपये, लेकिन कमाया तो 200 ही रुपये ना। सो आई नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 100 करोड़, कंसिडरिंग 100% रेट ऑफ रिटर्न, आई विल अर्न 200 करोड़। तो जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना ही बड़ा मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा। इसलिए कंपनी का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि यू कैन ब्रिंग इन्वेस्टमेंट। किस माध्यम से? अभी अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कैन यू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट? यस, लेकिन कौन ला सकता है? शेयर होल्डर्स ही लाएंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी है, नाम में ही छुपा है पब्लिक कंपनी, आप पैसा कहां से ला सकते हो? जनरल पब्लिक से उठा सकते हो। सर कैसे करिए, हमें बताइए। इसीलिए पूरा सब्जेक्ट सीखना है। समझ में आया क्या? अभी पूरा भी नहीं बोलूंगा, पूरा सिलेबस में नहीं है हमारे सब्जेक्ट। आपको पता है कितने सेक्शन है? 470 सेक्शन है। अपने सिलेबस में कितने हैं? सिर्फ 148। सर बाकी के 149 टू 470 CA फाइनल में, मतलब CA फाइनल में इंटरमीडिएट का भी पूछते हैं वैसे, लेकिन बाकी के सारे सेक्शन कहाँ पे है? CA फाइनल में। आपके सिलेबस में कितने हैं? सिर्फ 148। सर उतना इतना सही सिलेबस है? छोटा है सिलेबस नहीं, इतना इजी थोड़ी ना होगा, इंटरमीडिएट में हो आप। एनीवेज, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर ये एक कंपनी है सो इजीली दे कैन ब्रिंग इन्वेस्टमेंट। अभी प्लीज टेल मी वन थिंग, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर बताइए। ABC प्राइवेट, चलो अभी एक काम कर लेते हैं, आप बड़े इंसान बन गए, आप कौन हो अभी? ABC पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया। मान लेते हैं इसके शेयर होल्डर्स ने इसमें इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, बैंक ने इसको पैसा दिया है, बैंक ने इसको लोन दिया है, इसने डिबेंचर्स भी इशू किए। डू यू नो डिबेंचर? इट इज एज गुड एज लोन। लेकिन बैंक से हम लेते हैं लोन, सिंगल पार्टी से बहुत ज्यादा पैसा, एंड डिबेंचर क्या होता है? छोटी अमाउंट्स में बहुत सारे लोगों से पैसा उठाते। सो डिबेंचर्स, डिबेंचर का एक भाई भी है, पता है क्या आपको? यस करेक्ट, सब कुछ आपको ही पता है। डिबेंचर बॉन्ड्स, तो बहुत सारे लोगों से कंपनी ने पैसा लिया, कंपनी ने ये पूरा पैसा उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर उसके बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट किया। अभी बिजनेस मॉडल आया, यानी कि यहां पे दो व्यक्ति आएंगे, एक आएगा क्रेडिटर, दूसरा आएगा डेटर।
एक आएगा क्रेडिटर, दूसरा आएगा डेटर। अभी बिजनेस बहुत बढ़ गया, पैसा कमाया, तो मैं आऊंगा सीन में। मैं कौन हूं? गवर्नमेंट। मुझे भी पैसा चाहिए। मैं कितने माध्यमों से आऊंगा? इनकम टैक्स, जीएसटी, सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। एंड प्लीज टेल मी वन थिंग, कोई ना कोई चाहिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कोई ना कोई चाहिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस चीज की? या आपने कंपनी फॉर्म की ना, आप मन से बिजनेस करने लगे, आप किसी को भी फंसाने लगे, तो चलेगा क्या? किसी ना किसी के तो पेट में दुखेगा। तो वो है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट। अभी ये सारे कंप्लायंसेस क्या है वो जाने दो, वो सीखेंगे बाद में। तो प्लीज टेल मी वन थिंग, ये इतने सारे जो स्टेक होल्डर्स है, ये देखो इक्विटी शेयर्स का पैसा लगा है, बैंक्स ने लोन दिया है, उसके बाद डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड्स होल्डर, उन्होंने पैसा लगाया कंपनी में। एक और व्यक्ति रह रहे, कंपनी के एम्प्लॉइज, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कंपनी के एम्प्लॉइज, उनका भी पूरी रोजी रोटी उसी पे सिचुएशन पे चल रही है। उसके बाद में इनकम टैक्स, जीएसटी, गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। गवर्नमेंट उसके एम्प्लॉय को पैसा कहां से देगा? रेवेन्यू से ही देगा ना, टैक्स कलेक्शन से ही देगा कि नहीं? उसके बाद में ये डेटर क्रेडिटर क्यों लिखा है रे? डेटर मतलब पैसा आएगा कंपनी को, करेक्ट, यानी कि उसके कस्टमर्स। एंड ये क्रेडिटर मतलब उसके वेंडर्स, मतलब जहां से वो बाय करता है। प्लीज टेल मी, अगर ये टाटा कंपनी है एंड एमआरएफ इज अ टायर कंपनी, सो एमआरएफ इज अ क्रेडिटर, सो एमआरएफ का भी कुछ बिजनेस टाटा के ऊपर डिपेंड हुआ कि नहीं? सो कैन आई से, कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर सिनारियो, यहां पे हेवी रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर मान लीजिए मिस्टर विजय माल्या इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, या फिर ही इज होल्डिंग 60% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी, व्हाट विल हैपन? भाग जाएगा, क्रेडिटर को पैसा नहीं देगा, डेटर से पूरा पैसा लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड्स वालों का पूरा पैसा जेब में डालेगा, एंड ही विल टेक ऑफ। अगर ऐसा हुआ तो कोई ना कोई चाहिए कि नहीं जिसके पेट में दुखना चाहिए, करेक्ट और नॉट? कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए कि नहीं? इसीलिए कंपनीज एक्ट, ये जो इतना बड़ा जो मतलब यू विल नॉट बिलीव, पार्टनरशिप एक्ट कितने से मार्क के लिए? 20 मार्क के लिए आया था। ये कंपनी एक्ट अभी 60 मार्क्स, सीए फाइनल में भी 60 मार्क्स, एंड कंपनी सेक्रेटरी बेचारे लोगों के 4 सब्जेक्ट है कंपनीज एक्ट रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव में 2 एंड प्रोफेशनल में 2, सिर्फ कंपनीज एक्ट। ये इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, प्लस आपको एक मजेदार बात बोलूं क्या, आपने कितना भी पढ़ लिया ना अभी कंपनी एक्ट फाइनल में भी, फिर भी आपको पूरा नहीं समझ में आएगा, इतना ज्यादा बड़ा है। मतलब रियल लाइफ में एप्लीकेशन और भी ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो प्रैक्टिस ही कंपनी एक्ट में करते, 20 साल 30 साल एक्सपीरियंस पूरा, फिर भी उनको भी समझ में नहीं आता पूरा। मतलब समझ में आता है, लेकिन अभी पूरा थोड़ी ना रट लेंगे वो, दे विल ऑलवेज रेफर द एक्ट, करेक्ट? सो एनीवेज, कंसिडरिंग दिस क्रूशल सिनारियो, ये जो पूरा एस्पेक्ट है, इसीलिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी बहुत हेवी होना चाहिए। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 आपके सिलेबस में आया। ये पूरा कहानी समझा क्या? मतलब ये हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो समझ में आया क्या? ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पापा ने बोला सीए करो, फाउंडेशन भी गलती से क्लियर हुआ, गलती से क्लास में टपक गया, पढ़ लिया। अभी ऐसे नहीं है ना? ये रीजन समझ में आया क्या आपको कि आपके सिलेबस में इतना ज्यादा वेटेज इसका क्यों है? बिकॉज स्टेक होल्डर्स का पैसा बहुत लगा है, उम्मीदें। इंडियन क्रिकेट टीम पे जैसे हमारी सबकी उम्मीद होती है ना, तो वैसे ही हर एक कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। चलो, लेट अस गेट बैक टू सब्जेक्ट एंड लेट अस बिगिन विद द लेक्चर नंबर 1 का। अभी जितना भी पार्ट कंप्लीट होगा उतना कवर कर लेंगे। द कंपनीज एक्ट 2013। आप नोटबुक लाए हो क्या आज? 4 लाए ना? 4 सब्जेक्ट के लिए 4।
ठीक है, आज के दिन आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनिएगा। कल से आपको एडवांस में प्रिंट दिया जाएगा, उसके ऊपर आप मार्किंग वगैरह कर सकते हो। आपका काम कम कर दिया मैंने, या बढ़ा दूँ? ये भी लिखो एंड क्वेश्चन आंसर भी लिखो। कैसे चाहिए आपको? बहुत बढ़िया। ठीक है, एक काम करेंगे, जो भी सेक्शन वगैरह पढ़ेंगे उसको क्लास में 10 मिनट, अगर आपको ये नोट्स लिखना नहीं है तो ओके, लेकिन उसको रटना है फिर आपको, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नॉट सफिशिएंट, लिखना भी तो पड़ेगा। इसलिए 10 मिनट हम थोड़ा सा लर्न करने के लिए भी टाइम दे देंगे, उसके बाद में यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे करेंगे। एनीवेज, द कंपनीज एक्ट 2013, लेट अस बिगिन विद द सब्जेक्ट। प्रीवियस लॉ पता है कि आपको कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। नाउ न्यू लॉ कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। आया क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 18 के कौन सा है? 1872, वही चल रहा है अभी सिलसिला, ये नया लाने की क्या जरूरत थी? देखो उसके रीजन, टू फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी एंड टू कोप अप विथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू कोप अप विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, ऑडिट सब्जेक्ट में एक IFRS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का एक आया था लिंक, जहां पे हमने ये पढ़ा था, मतलब आपके सिलेबस में भी है, कंपनी एक्ट के चैप्टर नंबर 9 में है, एज वेल एज चैप्टर नंबर 10 में है। आपका जो सिलेबस है ना, उसका चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, वहां दोनों में रेफरेंस आ जाएगा कि अगर आपकी एक कंपनी है देन यू नीड टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड अगर वो एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जाता है, एक टर्नओवर क्राइटेरिया के ऊपर जाता है, तो उसको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंड एस। व्हाट इज इंड एस? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ IFRS। ये IFRS किसने बनाया? ये फॉरेनर लोगों ने बनाया, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अपने इंडिया के लिए। सो अगर आपकी छोटू कंपनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बड़ी कंपनी है, देन यू हैव टू फॉलो IFRS। नो नो नो, कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड इंड एस इज सॉरी, IFRS एंड इंड एस इज, फिर से गलत बोला मैंने, IFRS एंड एस इज इंड एस, तो ये कॉम्बिनेशन है इंड एस में। अभी ये इंड एस आपको अप्लाई करना पड़ेगा अकाउंटिंग के लिए, ये कहीं ना कहीं लिखा होगा ना। तो ये सारी चीजें जो ग्लोबल एनवायरनमेंट को मैच करनी चाहिए, या फिर एक XBRL का भी एग्जांपल है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, अभी आप जैसे गूगल फॉर्म भरते हो ना, तो वैसे एक कोई भी कंपनी, ये बहुत सारे उनको ROC के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस। एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया, चलो ROC को बताओ, आपको रिटर्न भरना है, चलो ROC को बताओ, आपको एड्रेस चेंज करना है, चलो ROC को बताओ। ऐसे न जाने 300-400 फॉर्म्स है। जो फॉर्म्स किसको भरना पड़ेगा? कंपनी को भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। पुराने जमाने में ये सारी चीजें मैनुअल हुआ करती थी, आज के जमाने में ये सारी चीजें ऑनलाइन है। समझ में आया क्या? इवन आज के जमाने में पैन कार्ड भी ऑनलाइन ही निकलता है ना, पहले जमाने में वैसे नहीं था, मैनुअल फॉर्म भरना पड़ता था। तो सिंस आज के जमाने में सारी ऑनलाइन चीजें हैं, टू कोप अप विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इसीलिए 2013 में अभी एक बिहाइंड द सीन भी बोलता हूं, सचिन पायलट वॉज द मिनिस्टर फॉर कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कांग्रेस गवर्नमेंट था वहां पे। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जिंदगी में ईगो भी आता है कि चलो मैं जिस टाइम पे मिनिस्टर रहूंगा ना, ये एक्ट पास करके रखूंगा, सो दैट अगले 50 साल तक मुझे याद करेंगे। ऐसे भी होता है, कभी कभी पर्सनल ईगो भी होता है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज अमेंड द पुराना एक्ट। ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ कोप अप करने के लिए नया एक्ट लाने की जरूरत नहीं होती, पुराने एक्ट को भी तो अमेंड कर सकते हो ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत अमेंडमेंट हो चुका है, वो क्या 1872 वाला अभी नहीं चल रहा है? ड्राफ्टिंग उस टाइम पे हुआ था, लेकिन बहुत सारे बीच में सिचुएशन के ऊपर चेंजेस भी हो चुके हैं, तो वैसे ही लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एनीवेज अभी है सिलेबस में, तो हमें पढ़ना है। So to facilitate expansion and growth of our economy as well as international economic environment, इसीलिए 1956 से कन्वर्जन किस में हो गया? 2013। 1956 के पहले भी दो थे, एक था 1882 एंड दूसरा है 1913। ये दो एक्ट भी हुआ करते थे। समझ में आया क्या? मतलब ये सिर्फ एक बार चेंज नहीं हुआ है, ये अभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।
जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था ना, तो पहले ब्रिटिश एरा में था, देखो 1882 में कौन सा था, कंपनीज एक्ट। उसके बाद में वो चेंज हो गया, कब आया नया वाला 1913 में। उसके बाद फिर से एक बार 1956 में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड उसके बाद फिर से अभी 2013 में। सर अगला वाला कब आएगा, बता नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। सो कंपनीज एक्ट 2013 का पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 470 सेक्शन अलॉन्ग विथ 7 शेड्यूल्स। जैसे कि आपका शेड्यूल नंबर 3, योर फेवरेट, बैलेंस शीट प्रोफॉर्मा, जो आपने पढ़ा है ना, फाउंडेशन अकाउंट्स में पढ़ा होगा। एक बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा होता है ना, टी फॉर्मेट है क्या अभी बैलेंस शीट? आसान जिंदगी खत्म हो चुकी है, अभी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, अभी वर्टिकल बैलेंस शीट है। सो ये कहाँ पे लिखा है कि वैसे ही होना चाहिए, ये लिखा है शेड्यूल 3। सो ऐसे कितने शेड्यूल से, 7 शेड्यूल से। जैसे कि डेप्रिसिएशन का है शेड्यूल नंबर 2, जहां पे डेप्रिसिएशन के रेट दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें, सारी चीजें बताऊंगा, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद में 29 चैप्टर्स। सर 29 चैप्टर अलग है क्या, मतलब 7 शेड्यूल 470 सेक्शन? नहीं, 470 सेक्शन को ही डिवाइड किया है इन 29 चैप्टर। सर हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर? पहले 10 चैप्टर, सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन 148 तक। टोटल कितने चैप्टर से? 10 चैप्टर से, इतना ही हमारे सिलेबस में। चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 29 तक सीए फाइनल में, आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। एंड फॉलोड बाय कंपनीज रूल्स एंड केस लॉ। ये क्या है सर? ये पता ही नहीं हमें, पता है क्या आपको रूल्स क्या होते हैं? रूल्स नहीं पता आपको? आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा, व्हाट इज लॉ का लेक्चर नहीं देखा आपने? अरे फाउंडेशन वाले बच्चे, आपको तो सेंड किया था ना मैंने, आपने भी नहीं देखा? जहाँ पे मैंने बताया एक्ट कैसे पास होता है, फिर उसके बाद एक्ट होने के बाद रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता। क्या करूँ अभी मैं आपका? अभी सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूँ, अभी हमें उस टॉपिक में नहीं जाना है। एक्ट मतलब मान लीजिए मेन चीज है, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। एंड एक्ट बनाने के लिए आपको लोकसभा राज्यसभा जाना पड़ता है, मतलब सारे जो खास लोग होते हैं ना, मोदी जी जैसे, मतलब समझ में आया ना, लोकसभा राज्यसभा। सो वहां पे जाके वो पास करना पड़ता है विथ मेजोरिटी। सो ये टास्क इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा, क्योंकि न जाने 470 लोगों, 477 होते आई थिंक, सो नहीं 520 होते समथिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इतने सारे लोगों में से 50% लोगों का वोट चाहिए। सो डिफिकल्ट टास्क है। तो मेन जो चीजें होती है वो एक्ट में कवर की जाती है। एंड जो सबऑर्डिनेट या फिर सेकेंडरी चीजें होती है, जैसे कि फॉर्म्स, अगर मुझे मेरा एड्रेस चेंज करना है देन मुझे एक फॉर्म भरना पड़ता है आरओसी को, तो उसके डिटेल सारे कहां पे होंगे? रूल्स में, क्योंकि ये रूटीन चीजें हमेशा चेंज होती रहती है। अभी एक स्मॉल फॉर्म में अगर मुझे चेंज करना है, तो क्या मैं फिर से एक बार पार्लियामेंट में जाऊं क्या? अरे फॉर्म नंबर चेंज करना है, चलो वोटिंग कर लेते। तो ऐसे 1200-1500 एक्ट्स के सारे चेंजेस करने के लिए पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 24/7 365 डेज वहां ही बैठना पड़ेगा। पहले ही काम नहीं करते, ऊपर से इतना काम देंगे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। सो बाकी के सारी चीजें कहाँ पे होगी? इतना समझ में आया सिंपल लैंग्वेज में? तो एक्ट सिर्फ पढ़ना है क्या हमें? नहीं, आपको रूल्स भी पढ़ना है। एंड केस लॉ तो अभी आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला चला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, इट बिकम्स लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वही आपको आगे फॉलो करना पड़ेगा। सो आपके सिलेबस में वैसे देखा जाए आपको लगता है एक्ट है, नहीं, लेकिन क्या क्या है? एक्ट, उसके अलावा कंपनीज रूल्स, उसके अलावा केस लॉ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना होता है। सर कुछ डिफिकल्ट होता है क्या? नहीं, रूल्स तो बहुत चिंदी होते हैं, बहुत सिंपल होता है। केस लॉज टोटल मिला के 20-25 के ऊपर नहीं रहेंगे, टोटल सिलेबस के केस लॉज, नॉट मोर देन 25। आपको जितने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे ना, फाउंडेशन में, वहां पे ज्यादा थे केस लॉज। कंपनीज एक्ट में इतने केस लॉज नहीं है, वहां पे ज्यादा थे, यहाँ पे कम है आपके सिलेबस में। एनीवेज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। सर क्या ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है क्या?
अभी आपको पता होगा ना, लास्ट टू लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर भी वो सारी चीज़ें इंडिया में आ चुकी है. सो इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. होल ऑफ इंडिया, कहीं पे भी आप रहो, कहीं पे भी आपकी कंपनी हो, आपको ये एप्लीकेबल हो जाएगा. उसके बाद में द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. मैंने अभी अभी जस्ट बिजनेस शुरू किया है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम से. कब शुरू किया? 2021 में. सो 2021 के पहले ही 2013 एक्ट आ चुका है. तो मेरी कंपनी के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? 2013. सर मैं रिलायंस हूं, मैंने 1980 में कंपनी फॉर्म किया. सर मुझे 2013 एक्ट एप्लीकेबल है क्या? यस यस. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट फिर से एक बार पढ़ता हूं. द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall apply to companies incorporated under this act or under provisions of previous company law, let it be 1956. सर मैं टाटा हूं, मैंने 1895 में कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है एज पर कौन सा था? 1882 वाला कंपनीज एक्ट. सर क्या उस कंपनी को भी 2013 की प्रोविजन एप्लीकेबल? जी हां, प्रीवियस कंपनी लॉ. जितने भी प्रीवियस लॉ है उसके अंडर जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, सभी कंपनियों को लोग कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा अभी? यानी कि टाटा हो, अंबानी हो या फिर मैं होने दो, सबको सेम. कौन सा? 2013. इट डज नॉट इंक्लूड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. सर फेसबुक के लिए एप्लीकेबल है क्या? फेसबुक आईएनसी, गूगल आईएनसी, अमेजॉन आईएनसी. These companies are not incorporated in India. These companies are incorporated outside India. So जो outside India है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 13 प्लीज अप्लाई मत कीजिए. सर मन में एक डाउट है, मतलब ये डाउट आपके मन में आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ही बोल देता हूँ आपके बिहाफ पे. सर अमेजॉन तो इंडिया में काम करती है. अमेजॉन आईएनसी इज द होल्डिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. Amazon.in जो आप वेबसाइट से बाय करते हो ना, दैट इज द इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. एक पापा कंपनी है Amazon INC, एक बेटा कंपनी है Amazon इंडिया. ये है होल्डिंग कंपनी, ये है सब्सिडियरी कंपनी. ये जो सब्सिडियरी कंपनी है ना, इसके जो शेयर होल्डर्स है ये इंडियन शेयर होल्डर्स है एंड कुछ स्टेक फॉरेन कंपनी के पास है. सो जो सब्सिडरी कंपनी है ना अमेजॉन इंडिया वाली कंपनी, उसके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा? अपना वाला कंपनीज एक्ट 13. एंड ये जो ऊपर वाली कंपनी है ना अमेजॉन आईएनसी, उसके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा? करूं क्या? करूं ऐसे नहीं कर सकता, बिकॉज दैट कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. सर एक और मन में सवाल है. मैंने अभी अभी एक बिजनेस शुरू किया, मेरा टर्नओवर है, ये देखो इतना टर्नओवर है मेरा. आई एम अ लिस्टेड कंपनी ऑन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज. अभी मैं मेरा बिजनेस बाहर लेके जाना चाहता हूं. मतलब सबसे पहला जो मेन कंपनी था इट इज इंडियन कंपनी, लेट अस से रिलायंस, टाटा वगैरह. एंड नाउ इट वांट्स टू एक्सपेंड देयर बिजनेस अब्रॉड. चाइना में मैं बिजनेस सेटअप कर रहा हूं, तो वहां पे मैंने एक कंपनी फॉर्म किया. नाउ प्लीज टेल मी, टाटा की अगर इंडियन कंपनी है, एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं? 2013 वाली आ जाएगी. टाटा ने चाइना में जाके एक और कंपनी शुरू किया, वो कंपनी के ऊपर 13 आएगा क्या? कंपनीज एक्ट 13 नहीं आएगा. कैसे आएगा? इट इज नॉट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. सो जैसे अमेजॉन का एग्जाम्पल देखा, वैसे रिवर्स एग्जाम्पल किसका देखा? टाटा का. अमेजॉन के एग्जाम्पल में सब्सिडरी कंपनी इंडिया में थी एंड टाटा के एग्जाम्पल में सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड है. सो प्लीज बाहर इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी को यहां पे इन्वॉल्व मत कीजिएगा. जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है एज पर 2013, एज पर 1956, एज पर 1913, एज पर 1882, वो अपने बिरादरी के लोग, 2013 वाले लोग. इतना समझ में आया क्या? चलो उसके बाद में एक स्पेशल कंडीशन चेक करते हैं.
insurance company, banking company, and companies incorporated, sorry, companies engaged in the generation of electricity, generation and supply of electricity, जैसे कि MSCB, पता है ना, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. सो इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो 3 प्रकार की कंपनियां है, उसके लिए एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है. क्या है देखते हैं. एक्सेप्ट इट इज एप्लीकेबल, 2013 इज एप्लीकेबल. आगे क्या रीड करना है, एक्सेप्ट. एप्लीकेबल है एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द कंपनीज एक्ट. इसका मीनिंग क्या आएगा बोलो, ट्राई कीजिए, इंटरप्रेट करना ट्राई कीजिए. एंड जहां पे मैच होगा वहां पे, तो वहां पे इट डजंट मैटर ना, कौन सा भी फॉलो, इट डजंट मैटर. सो सिंपल एग्जांपल, शेड्यूल 3 नॉर्मल बैलेंस शीट, नॉर्मल बिजनेस, आप शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग कंपनीज एक्ट. इंश्योरेंस कंपनी के लिए शेड्यूल 3 यू कैन नॉट फॉलो, उसके लिए एक सेपरेट प्रोफॉर्मा दिया गया है इन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट. या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का भी बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बना सकते हो, उसके लिए स्पेशल फॉर्मेट दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिलेटेड एक्ट में. तो जहां पे जब कभी भी दोनों एक्ट सेम बात कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जब दोनों एक्ट अलग अलग बात कर रहे हैं, मैंने आज दिन की शुरुआत में ही बोला था, स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन. कंपनीज एक्ट जनरल बातें करेगा, स्पेशल प्रोविजन कौन बात करेगा, इंश्योरेंस रिलेटेड वो एक्ट में, उसके बाद बैंकिंग रिलेटेड वो एक्ट में. समझ में आया क्या. सो जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में, वहां पे आपको वो रिस्पेक्टिव एक्ट फॉलो करना है. पॉइंट समझा गया, सिंपल था. उसके बाद एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट. व्हाट इज स्पेशल एक्ट, फैंटास्टिक एग्जांपल, LIC. अभी देखो ये जितने छोटे मोटे एग्जांपल देता हूं ना, ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो. समझ में आया कि ये स्पेस क्यों यूज करना है. LIC क्या है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो LIC इज फॉर्म्ड अंडर LIC एक्ट. या फिर दूसरा एग्जांपल, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज फॉर्म्ड अंडर SBI एक्ट. उसके बाद UTI वगैरह पता है क्या, वो भी है, उसके लिए भी स्पेशल एक्ट है. तो ऐसे जितने भी स्पेशल एक्ट, यानी कि क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में SBI एक्ट पास किया, उसके अंडर क्या बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब वो बैंकिंग बिजनेस जो करेगी कंपनी, उसको बनाया गया, एंड इट इज अ कंपनी. सो वहां पे क्या होगा, उस कंपनी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, कंपनीज एक्ट भी आ जाएगा, एज वेल एज दैट SBI एक्ट भी आ जाएगा. अपना ICI क्या है रे, स्टैट्यूटरी बॉडी, उसमें क्या है, पास्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द CA एक्ट 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949, उसके अंडर अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ICAI फॉर्म हुई. एंड ICAI एक्ट में ये जो आपका करिकुलम वगैरह है ना, ये जो 3 स्टेप्स है, आर्टिकलशिप है, ये सारे रूल्स कहाँ पे है, वो एक्ट में है, द CA एक्ट 1949. And such body corporate which are incorporated by any act for time being in force, central government may by notification specify in this behalf. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी लगा कि एक इमीडिएट बेसिस पे एक कंपनी फॉर्म करनी है, तो एक ऑफिशियल गैजेट, भारत का राजपत्र, जैसे मोदी जी आते हैं ना रात को 8-12 कितने बजे आते हैं, 8-10 बजे, आज से नोटबंद या फिर आज से लॉकडाउन, तो वैसे ही एक राजपत्र जो होता है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर, उनको प्रेसिडेंट सर का एसेंट लेना पड़ता है, वो इंट्रोड्यूस करने से पहले उनका सिग्नेचर आया, इमीडिएट बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गैजेट कोई भी कंपनी फॉर्म कर सकती है अगर उसको लगा तो. ऐसे करता नहीं है कोई भी, लेकिन एक पावर देके रखा है, एडिशनल पावर इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट को दिया है क्या, यहाँ पे वर्ड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो समझ में आया. सो लेट अस क्विकली रिवाइज. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, नॉट टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्शंस,
तो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा यू हैव टू फॉलो अनदर एक्ट, जहां पे सेम टू सेम है वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद स्पेशल एक्ट के द्वारा जो भी कंपनी फॉर्म की है उसको भी एप्लीकेबल, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है कंपनी उसको भी एप्लीकेबल। तो ये था कंपनी एक्ट का स्कोप, यानी कि दायरा, किसके किसके ऊपर लगाना है। मतलब कोई भी पार्टनरशिप फर्म वाला बिजनेस कर रहा है तो इमीडिएटली उसके ऊपर आरओसी रेड मार सकता है क्या? नहीं, अरे वो कंपनी ही नहीं है, कंपनी नहीं है तो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन क्यों लगा रहे हो? समझ में आया क्या? यहाँ कहीं भी देखा क्या आपने? सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप के ऊपर भी लग जाएगा, ऐसे नहीं था ना? समझा क्या पॉइंट? चलो उसके बाद में एक छोटा सा डेफिनेशन आज देखते। कंपनी का मतलब क्या है? एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। इतना ही डेफिनेशन है। लेकिन सर व्हाट इज कंपनी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनी, ये सारी चीजें आगे आगे आएगी। जैसे कि होल्डिंग क्या है, सब्सिडरी क्या है, एसोसिएट क्या है, उसके बाद और क्या होता है, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, वन पर्सन कंपनी क्या है, लिस्टेड क्या है, अनलिस्टेड क्या है, ये सारी चीजें, फॉरेन कंपनी क्या है, ये सारी चीजें आगे आगे आ जाएगी। सारी चीजें आपकी, अभी एक दिन में पूरा लॉ नहीं खत्म कर सकता ना, थोड़ा थोड़ा खाना है ना, नहीं तो इनडाइजेशन हो जाएगा। चलो अभी ये पांचों पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए। फीचर्स ऑफ अ कंपनी क्या है? फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, उसके बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एंड लास्ट में कॉमन सील। दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ द कंपनी। इसमें से ऐसा कोई फीचर है क्या रे जो पार्टनरशिप फर्म को या सोलो प्रोप्राइटर को भी है? एक भी नहीं है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड इट इज नॉट अ आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं होता, वो मर गया है तो पार्टनरशिप खत्म, डिसॉल्व हो जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं, बैंक वाले पार्टनर के घर में घुस के पैसा वसूल कर सकते हैं। उसके बाद में कॉमन सील भी नहीं होता, उनको पावर नहीं है, वो खुद का ही सिग्नेचर कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म का अलग से सिग्नेचर नहीं होता। सो चलो लेट अस चेक द फीचर्स ऑफ कंपनी वन बाय वन, एटलीस्ट एक तो कवर करते हैं आज, उसके बाद में देखेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हेन कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथ्ड विथ अ लीगल पर्सनैलिटी। पहले एबीसी हुआ करते थे 3 दोस्त, अभी उन लोगों ने इकट्ठा आके बिजनेस शुरू किया, बन गई क्या कंपनी? नहीं। जिस टाइम पे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करेंगे, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा हाथ में, उस टाइम पे वो एबीसी विल बिकम व्हाट? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, लेट्स से। एंड एबीसी, ये आपको पता होना चाहिए, एबीसी मतलब 3 पर्सन्स, यानी कि शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एंड उसकी कंपनी आर 2 डिफरेंट पर्सन, वो अलग अलग लोग हैं, करेक्ट? इट हैज ऑलमोस्ट सेम राइट्स एंड पावर्स एज ए ह्यूमन बीइंग। अरे बाप रे, सेम पावर। सो क्या क्या कर सकता है? गाली दे सकता है क्या कंपनी, जैसे आप देते हो? सॉन्ग गा सकता है क्या? तो ऐसे घटिया बातें, घटिया पावर्स, राइट्स उसके पास नहीं है, अच्छी पावर से। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बाय अ प्रॉपर्टी, इट कैन बाय अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम, इट कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। मुझे एक क्रेडिटर पैसा नहीं दे रहा है, रुक केस ठोक देता हूं। सो कंपनी के नाम से केस किया जा सकता है, कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है, जैसे मैं करूंगा वैसे दूसरा भी कोई तो कर सकता है ना। सो ऐसे अच्छी अच्छी पावर जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को होती है। मैं इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकता हूँ, सोलो प्रोप्राइटरी। क्या कंपनी कर सकती है बिजनेस? जी हाँ, उसको भी राइट दिया गया है। सो इट हैज सेम पावर्स, किसके जैसा? ह्यूमन बीइंग जैसा। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं अभी। उसका क्या है? उसका एग्जिस्टेंस इज सेपरेट, रिलायंस इज डिफरेंट, मुकेश अंबानी इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। किसके नजरों में? लॉ की नजरों में। नॉर्मल देखा जाए तो रिलायंस ऐसे बिल्डिंग ही दिखेगा, मतलब बाकी क्या दिखेगा? अंबानी ही याद में आएगा। लेकिन लॉ की नजरों से जरा देखो, अपनी नजरों से मत देखो, लॉ की नजरों से देखो। अंबानीज मतलब एक पर्सन एंड एक कंपनी आर 2 सेपरेट एंटिटी।
ये आपने अकाउंट्स में भी बचपन में पढ़ा था ना, वो क्या था, कैपिटल का कंसेप्ट नहीं क्या, कैपिटल जिस टाइम पे मैं बिजनेस में कैपिटल लगाता हूँ, वो बिजनेस की बैलेंस शीट में क्या दिखता है, कैश टू कैपिटल। सो कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में मतलब वो लाइबिलिटी दिखता है ना, मतलब बिजनेस भले ही मेरा बिजनेस है, वो बिजनेस की बैलेंस शीट में क्या दिखता है कि सोल प्रोपराइटर ने उसको उधार दिया है, जो उसको बिजनेस एंड होने के टाइम पे रीपे करना पड़ेगा। यही होता है ना कैश टू कैपिटल का एंट्री। सेम वे में यहां पे भी है, उसके व्यक्ति, उसके ओनर्स यानी कि कौन, शेयर होल्डर्स एंड कंपनी, दे बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुकेश अंबानी के नाम पे बैंक अकाउंट होगा क्या, नहीं, किसके नाम पे होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे होगा। रेज लोन्स, क्या उसको लोन मिल सकता है क्या, जी हाँ, अगर वो बिजनेस कर रहा है, अच्छे से बिजनेस कर रहा है तो बैंक, बट ऑब्वियसली मुकेश अंबानी को नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लोन देगी, 10-10 हजार करोड़ के लोन भी दे सकती है, इट डिपेंड्स। इनकर लाइबिलिटीज, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि रेंट अग्रीमेंट वगैरह करना है, रिलायंस फ्रेश मॉल शुरू करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो जो भी ओनर है उस प्रॉपर्टी ओनर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, लीज अग्रीमेंट करना पड़ेगा। सो अग्रीमेंट पे नाम किसका होगा, वो ओनर का, एंड दूसरा पार्टी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। समझ में आया क्या, तो ये सारे काम वो खुद कर सकता है। प्लीज टेल मी वन थिंग, कॉमन सेंस अप्लाई करके बोलिएगा, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम को कोई सेपरेट व्यक्ति है का वैसे देखा जाए तो नहीं, ये रन कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनर्स करेंगे क्या रन, नहीं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, बट वो रन कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capital and assets. यह सबसे बेहतरीन पॉइंट। मैं एंड और एक व्यक्ति, हम दोनों ने पार्टनरशिप किया, हम दोनों ने कुछ एसेट्स लाए। मान लीजिए सीए की प्रैक्टिस शुरू कर रहे थे, मैंने कंप्यूटर लाया, दोस्त ने प्रिंटर लाया, हो गया हमारा बिजनेस शुरू। उतना ही लगता है सीए प्रैक्टिस को, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, दैट्स इट। सो ये हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन था। झगड़ा हुआ बाद में, मैं मेरा सीपीयू लेके गया, वो उसका प्रिंटर लेके गया। समझ में आया क्या, तो ये कौन सा बिजनेस टाइप था, पार्टनरशिप बिजनेस, जहां पे पार्टनरशिप एज सच उसका कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं था। प्रॉपर्टी किसका था, वो पार्टनरशिप पार्टनर्स का ही प्रॉपर्टी था। लेकिन यही अगर हमने दोनों ने कंपनी फॉर्म किया होता तो ऐसे खींच के नहीं लेके जा सकते इजीली। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, क्यों, बिकॉज ये जो कैपिटल एंड एसेट्स है ना, ये शेयर होल्डर के नहीं रहते, शेयर होल्डर का सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टेक रहेगा। लेकिन जो कुछ भी कंपनी एसेट्स बाय करती है उसके ऊपर अधिकार किसका होगा, उसके ऊपर कंपनी का अधिकार होगा। वाई, बिकॉज लॉ की नजरों से देखो, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक शेयर होल्डर को लगा कि चलो आज मैं कंपनी का कंप्यूटर बेच के आता हूँ, पैसा कमाऊंगा, स्क्रैप में बेच के आता हूँ, कर सकता है क्या, वो नहीं कर सकता, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इवन जो बिल लिया रहेगा ना, इनवॉइस, उसके ऊपर भी शेयर होल्डर का नाम होगा क्या, नहीं, किसका नाम होगा, कंपनी का नाम होगा। ये देखो उसके लिए केस लॉ भी था, ये आई थिंक आपके फाउंडेशन में भी था, वो मकोरा वर्सेस कुछ तो समथिंग नाम था। हाँ, ये देखो मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1925 का केस लॉ है। सो ये जो मकोरा है उसके पास आई थिंक 99.99% स्टेक होता है, एक सिर्फ शेयर दूसरे जस्ट नेम सेक के लिए होता है दूसरे व्यक्ति के पास। ही इंश्योर्ड कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। पागल आदमी, दिमाग ही कम है, तो कंपनी क्यों फॉर्म किया, पागल। मतलब एक तो कंपनी फॉर्म किया, कंपनी का प्रॉपर्टी कौन सा था, वो वुड, टिम्बर, तो इंश्योरेंस किसके नाम पे करवाना चाहिए था, कंपनी के नाम पे। इस गधे ने क्या किया, खुद के नाम पे किया, इंश्योरेंस कंपनी को बहाना मिल गया। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर, जल के खाक हो गया, बेचारे की करोड़ों का नुकसान हो गया, रोता रोता चला गया कंपनी के पास। ये देखो इंश्योरेंस लिया था, चलो चलो इंश्योरेंस दे दो, इंश्योरेंस क्लेम दे दो। कंपनी बोली रुको जरा डॉक्यूमेंट पढ़ो, टिम्बर किसी और का, इंश्योरेंस किसी और का, जा नहीं देते। सो झगड़ा चला गया कोर्ट में, एंड कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लायबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर हैज अ राइट
टू एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी। भले ही 99% मान लीजिए उसके 99.99 उसकी बीवी का एक, ऐसे मिला के 100 शेयर्स, भले ही फैमिली में सारे शेयर्स है, फिर भी कर सकता है क्या क्लेम? नहीं। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फंस गया बेचारा, इंश्योरेंस कंपनी जीत गई। सो ये कौन सा पॉइंट था? सेपरेट लीगल एंटिटी। चलो सर आ चुके हैं, आज यहां रोकते हैं, जस्ट क्विकली रिवाइज करते हैं 2 मिनट में क्या क्या पढ़ा। तो प्लीज टेल मी इंट्रोडक्शन, लेट अस फर्स्ट रिवाइज। कितने कंपनीज एक्ट थे? जल्दी से बोलो। चलो 1882, 1913, 1956, 2013। उसके बाद में कंपनीज एक्ट 2013 का बाइफर्केशन बताइए, ये आपको जानना जरूरी है। 470 सेक्शन, 29 चैप्टर्स, 7 शेड्यूल्स। उसके बाद रूल्स एंड केस लॉज। आपके सिलेबस में कितना है? 10 चैप्टर्स, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148। उसके बाद में कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इट इज एप्लीकेबल टू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर 13 और एनी प्रीवियस लॉ, बट नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसके बाद में क्या देखा? एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा देन आपको फॉलो करना पड़ेगा वो रिस्पेक्टिव लॉ। उसके बाद में एनी अदर कंपनी, स्पेशल एक्ट LIC, SBI का, एंड गवर्नमेंट के पास पावर होता है नोटिफाई करने का हमेशा। उसके बाद कंपनी का मीनिंग क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस लॉ, दैट्स इट। उसके बाद हमने फीचर कौन सा देखा? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है? मी एंड माई कंपनी आर 2 सेपरेट पर्सन, जैसे कि हमने 11th में देखा था। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी आर 2 डिफरेंट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी कैन बाय प्रॉपर्टी, कंपनी कैन सेल प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम, कंपनी कैन सू, कंपनी कैन बी गेट सूड। उसके बाद में कंपनी कैन डू बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया। इट हैज सेम राइट्स एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। जिस जो पावर्स एंड राइट्स है वो सेम टू सेम है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा रह गया? हाँ, ये वाला मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। ये केस लॉ भी जजमेंट क्या देता है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स इट। सो कल हम देखेंगे कौन सा वाला पार्ट? परपेचुअल सक्सेशन देखेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल, ये सारे पॉइंट्स कल खत्म करेंगे। 4 से 5 दिन आपका पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होगा, मतलब कंपनीज एक्ट का सिंपल सी कंसेप्ट। उसके बाद में बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में जाने वाले, ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।